आज हम लोग जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे अम, अम, एक घर है। ठीक, एक घर है। मतलब इसको पहले हाइब्रिडाइजेशन जो शब्द है इसको समझो। एक घर है, हाउस है। ये आपका एकदम नया, मतलब एकदम न्यू हाउस आपका ये बना है अभी का अभी। ठीक है, नया घर बना है। और एक आपका बहुत पुराना सा टूटा फूटा सा, कहीं कहीं से ऐसे थोड़ा गोल है, ये यहाँ पे हल्का टूटा हुआ है, ऐसा कुछ। ये आपका ओल्ड हाउस है। ठीक, अब समस्या ये है कि हमको इन दोनों हाउस का, मतलब ऐसा चीज है कि मेरा एकदम नया हाउस है जिसमें नया एलसीडी टीवी भी है, पूरा अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, पूरा फॉल्स सीलिंग है, पूरा मतलब एकदम मॉडर्न, आज अल्ट्रा मॉडर्न हाउस है एक मेरा। और एक है एकदम पुराना सा जिसमें लैंड, जिसमें आप क्या बोले, पुराना शो पीस सब है, पुराने जमाने के चेयर हैं, पुराने जमाने का स्विच है। समझ में आ रहा है कुछ? वो एक हुआ। तो हमको क्या करना है कि हमको इन दोनों हाउसेस का मिक्सचर चाहिए। जैसे मिक्सचर कैसे होगा कि एक तो ये हम ऐसा एक मॉडर्न हाउस बना ले जिसमें लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो, यानी मिक्स हाउस लिख देते हैं, दोनों का मिक्स होगा। यानी अच्छा लाइटिंग सिस्टम है, एलसीडी टीवी है, लेकिन उसमें क्या है कि हम वो सारे मेरे पास जो शोपीस था पुराने जमाने का, जो चेयर थी पुराने जमाने की, जो बेड सब था पुराने जमाने का, वो सब इस न्यू हाउस में क्या किए, रख दिए। मतलब हाउस पूरा मॉडर्न है, हाउस पूरा मॉडर्न है, पूरा लाइटनिंग सिस्टम है, पूरा एलसीडी टीवी है। बस मेरे पास पुराने थोड़ा चेयर है, पुराने जमाने जमाने का वास है या कुछ है, या बेड है, समझ रहे हो, पुराने जमाने का, उसको इस नए घर में ले आए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नया घर और ये पुराना घर दोनों का एक तरह से मिक्सचर हुआ, दोनों का क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। और ये जो मिक्सचर हुआ, इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब पुराना जो चीज था और नया जो चीज बना, उसमें से कुछ पुराना और नए में से कुछ कुछ निकाल के जो नया चीज आपका बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब टॉपिक पे आओ जो केमिस्ट्री में है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ। केमिस्ट्री में क्या होता है देखो, सब शेल जानते हैं 1s2 2s2 2p3। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ सब शेल, सब शेल का जो इंटरमिक्सिंग होता है ना, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, to form new orbitals is known as hybrid or hybridization of orbitals। यानी पुराने जैसे कार्बन को हम बताते हैं, कार्बन का क्या होता है, 6 1s2 2s2 2p2। अब ये आपका ओल्ड स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का क्या है, ओल्ड स्ट्रक्चर है। एक मिनट, ये क्या है आपका कार्बन का ओल्ड स्ट्रक्चर है। अब इस ओल्ड स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं तो 2p ऑर्बिटल आपका स्टेबल है नहीं, 2p ऑर्बिटल आपका स्टेबल है नहीं। अगर ये यहाँ 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा तो ये हाफ फील्ड होके स्टेबल होगा, और 2s भी तब स्टेबल तो रहेगा क्योंकि उसमें भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, ठीक, तो इस केस में ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, दोनों ऑर्बिटल एक साथ हो जाएंगे। और एक साथ होंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा 2s1 2p3, यानी 2s1 और 2p3। ऐसा ही कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। ऐसा ही बनेगा। और यहाँ पे उस केस में आपका s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी कि आपका sp3, ये एक नया ऑर्बिटल बना। और ये जो आपका नया ऑर्बिटल बना, इसी को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि एक तो कुछ पहले पहले जो था उससे लिया और जिसमें गया वो नया चीज था,
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे आपका दोनों ऑर्बिटल क्या हुआ, एक दूसरे में हाइब्रिड हुआ, मतलब एक दूसरे में सिमट गया। मतलब ऐसे समझो कि ये दोनों जो है अब एक ही ऑर्बिटल हो गया, ये दोनों क्या हुआ, अब एक ही ऑर्बिटल के अंदर तक आ गया। यानी जो sp3 है उसको ऐसे लिखेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका sp3 ऑर्बिटल हो गया, जिसमें ये आपका 2s था और इतना आपका 2p था, इतना आपका 2p था और इतना आपका 2s था। समझ में बात आ गई? तो इसी को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली फॉस्फोरस में जैसे अगर 15 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 3s2 3p3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरा जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड और ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। इसमें क्या करेंगे कि एक 3d ऑर्बिटल भी होता है, 3d ऑर्बिटल जो कि वैकेंट होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है 3d में, 0 इलेक्ट्रॉन। तो ये जब एक साथ हाइब्रिड करेगा उस केस में 3s2 3p ठीक है, 3p3 और 3d0। अच्छा एक चीज यहाँ पे बताओ, इसमें आपका अगर हम s से 3p से तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं क्योंकि p जो है पहले से स्टेबल है। s से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग d ऑर्बिटल में अगर दे दें, s से क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में दें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा 3s1 3p3 और 3d1, ये बनेगा। यानी कि ये सारा एक हाइब्रिड हुआ, ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो इसका, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, s में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक s1, p में कितना है 3 और d में कितना है 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा sp3d। हम लोग जो 1 है ना, एक इलेक्ट्रॉन को जनरली रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो इसका नाम क्या हो गया sp3d ऑर्बिटल। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया sp3d ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना sp3d या आपका sp3, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होगा। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे s ऑर्बिटल है और इसमें क्या है, p ऑर्बिटल है। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल 2 सब ऑर्बिटल्स हैं, एक s सब ऑर्बिटल है और एक p सब ऑर्बिटल है। तो ये आपका किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कार्बन का। और कार्बन में भी तुम देखोगे तो केवल s सब ऑर्बिटल और p सब ऑर्बिटल है कि नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने सब ऑर्बिटल होंगे वो ओरिजिनल जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उसके बराबर होंगे। जैसे यहाँ पे केवल 2 सब ऑर्बिटल्स हैं s और p, तो यहाँ पे भी केवल 2 सब ऑर्बिटल्स हैं s और p। उसी तरह से फास्फोरस में देखो, फास्फोरस में 3 सब ऑर्बिटल्स हैं s p और d, तो इसमें भी देखो इसके भी सब ऑर्बिटल में 3 ही होंगे, s p और d, है कि नहीं। तो यही कहता है कि number of hybrid orbitals is must equal to number of atomic orbitals। समझ में बात आई। दूसरा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी वैल्यू होगा और जो शेप होगा वो सेम होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी वैल्यू होगा और जो शेप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बहुत जो होते हैं ना, वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। यानी ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जो हम लोग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पे ही आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। समझ में बात है। अब जैसे अगर हम देखें SF6,
देखो मतलब एक का बताते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे जैसे सल्फर है, सल्फर का यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 2, वैलेंसी क्या हो गया 2। अब यहाँ पे क्योंकि जब ग्राउंड स्टेट में था, जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में सल्फर क्या फॉर्म करेगा, उसका वैलेंसी है 2, तो सल्फर जो है जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ तो SF2 का फॉर्मेशन किया, और जब हाइब्रिडाइज्ड होगा तब SF6 का करेगा। कैसे, देखो यहाँ पे 3s को देखो, 3s को, अब 3s में कितना है, सॉरी 1 2 ठीक। अब यहाँ पे ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d हो गया। अब 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 और 2, 3p में 4, 1 2 3 4, ठीक। 3d में कितना है, 0, 3d में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। यहाँ पे अगर ये हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहाँ s से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आएगा, इस p से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो ये मेरा क्या बनेगा, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से यहाँ पे आता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे आता है, ठीक, तब उस केस में ये जो है, ये हम लोग इसको पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आएगा कि नहीं, और इस पूरे को अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 3 2 5 5 है, तो 1 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे ये क्या बना, S P में कितना 3, sp3d2, क्योंकि d में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो p3, d में 2 है तो d2, और s में कितना है 1, तो sp3d2। यहाँ पे क्या मिला, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, और इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें एक और होगा ना, sp3d2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण से 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन SF6 का भी फॉर्मेशन होता है, SF6 का भी फॉर्मेशन इसी कारण से होता है। तो SF2 कैसा होता है, तो देखो सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन, सल्फर के पास कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक बॉन्ड बनाया, ये दूसरा बॉन्ड, ये SF2 हो गया। SF6 में 1 2 3 4 5 6, ये और 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, F F F F F, ये आपका SF6 का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका SF2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लो अगर करना है तो। इसके बाद बताते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे पहले समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल इज नोन एज को एंड द बॉन्ड फॉर्म विद दैट शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, एक को बोलते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो आपका मजबूत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है वीकर बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी अकेले भी रह सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है वो अकेले नहीं रह सकता है। इसका जो होता है लोकलाइज्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है लोकलाइज्ड होता है, जबकि ये डीलोकलाइज्ड होता है। अब सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड वो क्या होता है, देखो सिग्मा बॉन्ड का पहले फॉर्मेशन पढ़ते हैं, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। देखिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि आपका इंड टू इंड, यानी इंड से इंड के बीच में जो ओवरलैपिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उससे जो है आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इंड टू इंड ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा ऑर्बिटल फॉर्म होता है, जैसे हाइड्रोजन H2 में देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होता है 1s1, ठीक है। दो है तो एक का आपका 1s1, दूसरे का भी आपका क्या होगा 1s1, H2 है। ये क्या है H2 है, तो H2 में दो एटम्स है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक का 1s1 तो दूसरे का भी 1s1। इसमें कितना एटॉमिक ऑर्बिटल है, केवल एक s। और s का याद करो शेप कैसा होता है, s का शेप होता है स्फेरिकल। s का शेप कैसा होता है स्फेरिकल। तो एक हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल का शेप कैसा है स्फेरिकल, दूसरे का भी कैसा होगा स्फेरिकल, दूसरे का भी कैसा होगा स्फेरिकल होगा। दोनों में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करेगा इंड टू इंड ओवरलैप करेगा, इंड टू इंड एक दूसरे से कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा तो कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा शेप का, ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा जिसमें यहाँ पे एक ऊपर एक ऐसे नीचे इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका एस एस ओवरलैपिंग, ये क्या हो गया आपका एस एस ओवरलैपिंग, यानी एस एस ऑर्बिटल का आपका ओवरलैपिंग क्या हो गया ये, समझ में आया। और यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड बना, यानी इसी से आपका ये जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना, और ये कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बना तो सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बना, कोवैलेंट, कोवैलेंट सिग्मा बॉन्ड हुआ ये, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली यानी केवल अकेले, इसके साथ कोई और बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम बोले थे कि ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये सिग्मा बॉन्ड समझ में आया। ये क्या है आपका एक एस ऑर्बिटल और ये दूसरा एस ऑर्बिटल, दोनों एस ऑर्बिटल के शेप को जब कोलाइड के, दोनों एस ऑर्बिटल का एस का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, पी का क्या होता है डम्बेल, डी का क्या होता है डबल डम्बेल, और एफ का कॉम्प्लिकेटेड। तो एस का जब हम लोग किए, एस को जब कोलाइड कराए तो ऐसा स्ट्रक्चर निकलेगा ना, और इसी स्ट्रक्चर में आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसको हम लोग एस एस ओवरलैपिंग, यानी दो एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसा होगा तो ऐसा होगा। और ये किस में हुआ हाइड्रोजन में, जो बॉन्ड कोवैलेंट बनाया उसको सिग्मा बॉन्ड बोला गया, समझे। चलिए अब एक देखते हैं आपका HCl में, HCl से एक समझते हैं किसे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, HCl में भी आपके दो एटम होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है क्लोरीन। हाइड्रोजन का होता है 1s1, क्लोरीन का होता है 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आ गया क्या, नहीं सही है। तो ये एक होता है इसका। अच्छा
एक चीज देखो, क्लोरीन में कितने ऑर्बिटल है, s है और p है, और हाइड्रोजन में क्या है, केवल s ऑर्बिटल है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे आपका हम लोग एस एस ओवरलैपिंग देखें, एस एस ओवरलैपिंग हो गया। अब एस पी ओवरलैपिंग देखते हैं। एस पी ऑर्बिटल में हाइड्रोजन का पहले बनाएंगे, तो हाइड्रोजन का बना, ठीक। हाइड्रोजन का रुको, पहले इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर आपका जो बना, इसमें आपका यहाँ पे ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को लिया, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को लिया, तो HCl का फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें एक चीज समझो, सबसे पहले थोड़ा सा जगह बना ले तब इसको बताते हैं। तो चलो, हाइड्रोजन में आपका क्या है, 1s1 है, हाइड्रोजन में क्या है 1s1, और क्लोरीन का क्या है 3s2 और 3p5। तो अगर हाइड्रोजन का क्या है 1s1, तो हाइड्रोजन का इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसे, यानी ये 1s ऑर्बिटल है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और क्लोरीन का अगर हमको लिखना है, किसका लिखना है, क्लोरीन का, तो इसके p ऑर्बिटल है, p में कितना है 5, p में कितना है 5। क्लोरीन का अगर लिखना है तो p में लिखेंगे ये 3s हो गया, 3s हो गया, और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ 3s में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 3p में कितना है 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाके इस p ऑर्बिटल में चला जाए, यानी आपका s ऑर्बिटल से हट के, s ऑर्बिटल से हट के p में, सॉरी उल्टा बना दिए हैं, रुको रुको, क्लोरीन में 3s में ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और p में आपका 3 ही ना होता है बॉक्स, सॉरी सॉरी, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से ये जो s ऑर्बिटल है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर उठ के, इसका इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ p में चला जाए, तो ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। मतलब जैसे आपका क्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना, ये क्लोरीन में ये क्या है 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 3p, ये क्या हो गया 3p, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है, जिसका शेप क्या होता है स्फेरिकल, और p का क्या होता है डम्बेल, ऐसा टाइप का होता है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसके साथ मर्ज हो जाए, यानी हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अगर ये ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है अगर इसके साथ ऐसे मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे एक और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक और इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा ना, और फिर अगर ये ऐसे आ गया तो इसके इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक आपका p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है और एक आपका s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा स्फेरिकल, और p का कैसा होगा डम्बेल। तो देखो s का ऑर्बिटल, p का क्या होगा डम्बेल, p में एक इलेक्ट्रॉन है, p का कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें एक, s का कितना इलेक्ट्रॉन है एक, ये दोनों एक दूसरे में क्या होगा कोलाइड करेगा, कैसा शेप बनाएगा sp ओवरलैपर, यानी कुछ ऐसा शेप बनेगा जिसमें यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि HCl जो बना, इसमें ये क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये क्या हो गया
सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आपका एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये कैसा बना, सिग्मा बॉन्ड। समझ में बात है। अब एक आता है आपका sp ऑर्बिटल, समझ गए, ये आपका ओवरलैपिंग कैसा हुआ, तो sp ओवरलैपिंग कैसा हुआ, sp ओवरलैपिंग, क्योंकि s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, p का डम्बेल, दोनों क्या किया, एक दूसरे पे ओवरलैप किया, तो sp ओवरलैपिंग हुआ। समझ गए। उसके बाद एक आता है pp ओवरलैपिंग, यानी एंड टू एंड p ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, इसको हम एक काम करते हैं, Cl2 की मदद से समझाते हैं। किसकी मदद से समझाएंगे, Cl2। देखिए, S हो गया, P हो गया, अब Cl2। Cl2 में क्लोरीन का होता है 1s1, जो अभी लिखे यार, नियॉन 3s2 3p5। अब इसका एक कैसा होगा स्ट्रक्चर, ऐसा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब ये स्ट्रक्चर बना कैसे, देखो, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है, दो एटम है। अब इस दोनों एटम के लास्ट में यही होगा, मतलब दोनों एटम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उनके लास्ट में आपका यही आएगा, 3s2 और 3p5, दोनों के लिस्ट लिखेंगे तो अब एक काम करते हैं, क्या, तो एक क्लोरीन का बनाते हैं। जैसे क्लोरीन में 1s2 मानते हैं कि ये आपका क्लोरीन ए एटम है, ये क्लोरीन बी एटम है। क्लोरीन के ए एटम का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और इसको अगर सब ऑर्बिटल्स में लिखें यानी इलेक्ट्रॉन के, तो 1s का क्या होगा, 1 2, ठीक, 2s का 2 1 2, 2p6 है तो 3 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, बड़ा बना देते हैं, 6 हुआ। फिर इस 3s में कितना है, 2 1 2, फिर इस 3p में कितना है, 3 1 1 2 3 4 5, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब एक काम करते हैं, ये आपका 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, ये आपका 3s हो गया, ये आपका 3p हो गया, ठीक। अब अगर हम लोग दूसरा क्लोरीन का एटम उठाएं, क्या करें, दूसरा क्लोरीन का एटम उठाए तो इस Cl2 का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, और अगर सेम स्ट्रक्चर होगा तो इसका ये भी सेम स्ट्रक्चर होगा कि नहीं होगा, ये भी स्ट्रक्चर, मतलब इस क्लोरीन का जब बी एटम उठाएंगे तो उसमें भी 3s2 3p5 आएगा, और उसमें भी आपका एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होगा वो ऐसा ही होगा। तो Cl2 में भी अगर इलेक्ट्रॉन का फीलिंग सेम होगा, यानी 3s और 3p, 1 2 3 4 5 6 1 2 सेम होगा कि नहीं, तो 3p। अब एक चीज बताओ, एक चीज 5 में, अब अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करे, कोलाइड कर जाए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाए,
तो कैसा शेप बनेगा, डबल डंबल बनेगा। यानी अगर एक पी ऑर्बिटल आपका क्या है, ये है 3p ऑर्बिटल में 1 2, और एक क्या है, ये वाला है 1 2 3 4 5, एक ये है। अगर ये दोनों क्या करता है, एक दूसरे में आ जाता है, ये क्या करता है, एक दूसरे में अगर ओवरलैप करता है, तो उस केस में आपका पी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये भी आपका 3p है, ये भी आपका 3p है, p सब शेल में है। तो उस केस में कैसा ओवरलैपिंग होगा, ऐसा ओवरलैपिंग होगा ना p और p का, ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, इस p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और इस p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आ जाएंगे। तो ये कैसा हुआ, pp ओवरलैपिंग हुआ, और ये किसका हुआ, तो Cl2 का हुआ। समझ में बात आ रही है। तो ये हो गया आपका pp ओवरलैपिंग।